हेलो एवरीवन, संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का अपना ये है टेस्ट नंबर 2। और ये टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड। आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन मिलेंगे और हिंदी के क्वेश्चन मिलेंगे और अपने कंप्यूटर के क्वेश्चन मिलेंगे। और अपन 50 क्वेश्चन करेंगे आज के इस क्लास के अंदर, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। और ये है अपना टेस्ट नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। तो जो अभी अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे वो अपने होंगे 15 क्वेश्चन होंगे। 15 क्वेश्चन होंगे राजस्थान ज्योग्राफी के। और ये सारे क्वेश्चन क्या हैं? ये सारे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, यानी पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही अपन करेंगे। तो शुरू करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? यानी जो वाल्मीकि थे उन्होंने राजस्थान को क्या नाम दिया था? मरु प्रदेश नहीं, ये भी नहीं बोला था। राजस्थान न्यायदित्व ये भी नहीं बोला था। राजस्थान भी नहीं बोला था। उन्होंने बताया था मरुकांतार। वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को मरुकांतार नाम दिया था। फिर अपन बात करते हैं अगले की, कि भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है? यानी जो भारत का क्षेत्रफल है उसमें से राजस्थान कितने प्रतिशत हिस्सा रखता है? मान लेते हैं कि ये अपने पूरा ऐसे अपन ने भारत बना दिया, ये भारत बन गया है, ये भारत का क्षेत्रफल 100% है। तो इस 100% क्षेत्रफल में अपने राजस्थान का हिस्सा कितना है? 7.9% नहीं, ये भी अपना गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। 11.4% ये भी। अपना सही आंसर होगा यहाँ पे 10.4% ने, यानी राजस्थान पूरे भारत का 10.4% हिस्सा रखता है क्षेत्रफल की अपन बात करें तो। फिर अपन आते हैं अगले क्वेश्चन के, कि राजस्थान के दक्षिण में होकर गुजरती है। राजस्थान के दक्षिण से कौन सी रेखा गुजरती है? यानी ये अपना राजस्थान हो गया है और राजस्थान के दक्षिण से कौन सी रेखा गुजरती है? तो एक ही रेखा है, वो अपनी हो जाएगी कर्क रेखा। राजस्थान के दक्षिण से कर्क रेखा गुजरती है और ये 2 जिलों से गुजरती है। कौन कौन से जिलों से गुजरती है? एक तो अपना हो जाएगा डूंगरपुर और दूसरा हो जाएगा अपना बांसवाड़ा। और फिर इस कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, यानी ये ऐसे काटती है। और इसका आकार कैसा है? माही नदी का आकार है यू आकार की नदी है, यू आकार की नदी। और ये खंबाती खाड़ी में गुजरती है और ये अरब सागर के अपवाह तंत्र का हिस्सा है। अरब सागर के अपवाह तंत्र का हिस्सा है माही नदी। ठीक है, कितनी बातें क्लियर हो गई? राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, कौन कौन से जिलों से गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। और कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। और माही नदी के आकार की बात करें तो ये यू आकार की नदी है और अरब सागर के अपवाह तंत्र का हिस्सा है। फिर अपन बात करते हैं कि गोडवाड़ प्रदेश को कहा जाता है। यानी कि गोडवाड़ प्रदेश को क्या कहा जाता है? घग्गर का मैदान नहीं, घग्गर का मैदान तो अपने हनुमानगढ़ में हो गया, ऊपर की तरफ उत्तर में। ठीक है, चंबल बेसिन, चंबल बेसिन भी नहीं बोलेंगे। चंबल बेसिन अपना कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, इन सब में हो गया। और काली सिंध का बेसिन नहीं, ये भी नहीं बोला जाएगा काली सिंध का बेसिन। तो इसको अपन बोलते हैं लूनी और जवाई बेसिन। लूनी और जवाई बेसिन को गोडवाड़ प्रदेश बोला जाता है। लूनी कहाँ से निकलती है? लूनी का उद्गम होता है नाग पहाड़ अजमेर से। लूनी का उद्गम होता है नाग पहाड़ अजमेर से और ये भी अरब सागर के अपवाह तंत्र का हिस्सा है। अरब सागर के अपवाह तंत्र का हिस्सा है। और फिर अपन इसी की बात करें तो ये अपने कच्छ के रण में जाकर गिरती है। ये कच्छ के रण में गिरती है। ठीक है, कितनी बातें क्लियर होगी कि गोडवाड़ प्रदेश को कहा जाता है लूनी जवाई बेसिन और लूनी नदी का उद्गम होता है नागपाड़ अजमेर से। और ये जो लूनी नदी है ये अपने अरब सागर के अपवाह तंत्र का हिस्सा है और ये कच्छ के रण में जाकर गिरती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें कि मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ, यानी मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ मुख्यतः किस जिले में फैली हैं? जयपुर जिला। जयपुर जिला हो ही नहीं सकता। जयपुर जिले में अपने अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। बांसवाड़ा भी नहीं हो सकता, अलवर में भी अरावली का विस्तार है। तो ये अपना हो जाएगा कोटा जिला। और कोटा जिला में ही मुकुंदरा हिल्स नामक राष्ट्रीय उद्यान है। मुकुंदरा हिल्स नामक राष्ट्रीय उद्यान है जो मुकुंदरा की पहाड़ी पर ही है और कहाँ पर है? कोटा जिले में। ठीक है, फिर अपन अगले की बात करते हैं कि डोगलैंड किसका भाग है?
कि डोगलैंड किसका भाग है? बोराट का पठार नहीं, बोराट का पठार अपने उदयपुर में है। आबू पर्वत सिरोही में है, चित्तौड़गढ़ में भी नहीं है। तो ये अपना हो जाएगा करौली का पठार। करौली के पठार को ही डोंगलैंड का भाग बोला जाता है, करौली के पठार को भी डोंगलैंड बोला जाता है। फिर अपना हो जाएगा कि राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग मालवा के पठार का भाग है? राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग मालवा के पठार का भाग है? तो ये अपना हो जाएगा, मालवा का पठार आता है अपने हाड़ौती के पठार से विलय होता है, यानी ये अपना राजस्थान हो गया और इधर हाड़ौती का पठार है और इधर ही मालवा के पठार का भी हिस्सा है, इधर मध्य प्रदेश के अंदर मालवा का पठार है। ठीक है, तो ये अपने हो जाएगा हाड़ौती का पठार। फिर अपन बात करते हैं कि वृहद सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? वृहद सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो ये अपना हो जाएगा राजस्थान। मैप की बात करते हैं, ये अपना हो जाएगा उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो जो ये वाला हिस्सा है अपना, यहाँ पे सवाई माधोपुर वाला हिस्सा है, सवाई माधोपुर, ये अपने आता है दक्षिण पूर्वी भाग का, यानी यहाँ पर वृहद सीमांत भ्रंश, यहाँ पर है एक मालवा की पहाड़ियाँ और अपने अरावली पहाड़ियों के मध्य जो दरार है उसको बोला जाता है वृहद सीमा भ्रंश। ठीक है, तो ये अपने दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। फिर अपना आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है? निम्न में से कौन से कारक राजस्थान में मरुस्थलीकरण के लिए उत्तरदायी है? तो मरुस्थलीकरण कैसे होता है? अगर अपन पेड़ों को काट देंगे तो वहाँ पे बारिश नहीं होगी, तो वनों की कटाई भी मरुस्थलीकरण का हिस्सा है। फिर अपन बात करें अति पशुचारण, अति पशुचारण भी मरुस्थलीकरण का कारक है। बूंद बूंद सिंचाई नहीं, ये बूंद बूंद सिंचाई मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। इससे अपन पानी की जो होते हैं, पानी की बचत करते हैं अपन बूंद बूंद सिंचाई से, और इससे मरुस्थलीकरण नहीं होता, इससे मृदा की उपजाऊपन बना रहता है बूंद बूंद सिंचाई से। फिर अपना आ जाएगा मृदा अपरदन। मृदा अपरदन भी मरुस्थलीकरण का कारण है और अपने राजस्थान में सर्वाधिक मृदा अपरदन किससे होता है? वायु अपरदन के माध्यम से होता है। सर्वाधिक मृदा अपरदन, वायु अपरदन अपने राजस्थान के अंदर सर्वाधिक है। तो ए बी डी, और ए बी डी कौन सा? ऑप्शन नंबर 3, ये अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं कि जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं? जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं? जयपुर टोंक बिल्कुल नहीं, ये अपनी हो जाती है जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर, क्योंकि यहीं पे आकलवुड फॉसिल पार्क है। यहाँ पे अपने को मछलियों के कंकाल मिले हैं, जिससे पता लगता है कि यहाँ पे पहले मरुस्थल वो समुद्र हुआ करता था, जिसे अपन टेथिस सागर बोलते हैं। तो ये हो जाएंगे जुरासिक युग की चट्टानें किन जिलों में पाई जाती हैं? तो अपने जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर। फिर अपना आता है कि राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं, यानी बांगड़ प्रदेश में कौन से सम्मिलित नहीं आते हैं, यानी कौन कौन से सम्मिलित नहीं है? तो ये अपना हो जाएगा सीकर, झुंझुनू, चूरू और चूरू। ये अपने ऑप्शन, वहाँ पे 2 ऑप्शन सेम आ गए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को अपन स्किप करते हैं। ठीक है, इसको अगर आगे देखेंगे, इसमें ऑप्शन अपने दोनों 2 ऑप्शन सेम आ गए हैं, तो इसको छोड़ते हैं। फिर है, ये है कि सही कथनों का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए, यानी लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है, नागपाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है, और 56 का मैदान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों के मध्य स्थित है। फिर शिवपुर घाट व बर अरावली के दर्रे हैं। आपको इनमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसका अपना आंसर हो जाएगा ए और डी, क्योंकि मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर तारागढ़ है, न कि नागपाड़, और 56 का मैदान प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा जिलों के मध्य में स्थित है। तो ये वाला भी नहीं हो जाएगा, ये वाला भी नहीं हो जाएगा, सही हो जाएंगे अपने ए और डी। तो ये अपना आंसर हो जाएगा ए और डी सही है। फिर अपन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं
कि निम्नलिखित में से अरावली के दर्रे कौन कौन से हैं, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो अपन अरावली के दर्रों की बात करें तो शिवपुरा घाट, जैतवास, देबारी, मुकुंदरा। तो इसमें अपने आंसर हो जाएंगे ए और सी, यानी जो ए और सी है, यानी ये वाला दर्रा है, ये वाला नहीं है और ये वाला नहीं। मुकुंदरा की तो पहाड़ी ही है, लेकिन शिवपुरा घाट और देबारी ये दोनों अरावली के दर्रे आते हैं। फिर अपन बात करते हैं कि राजस्थान के पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग नहीं है। राजस्थान के जो ये अपना राजस्थान हो गया, यहाँ पे जो ये अपना पश्चिमी मरु प्रदेश है, इसका अंग नहीं। नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि इधर है, तो ये भी अपने जो पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग है। फिर अपना आता है घग्गर का मैदान, घग्गर का मैदान यहाँ पर है, तो ये भी अपने पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग है। फिर आता है गोडवार भूमि, गोडवार भूमि भी इसी को बोला जाता है, तो ये भी मरु प्रदेश का अंग है। फिर अपना आता है विंध्यन कगार भूमि, विंध्यन कगार भूमि इधर आती है अपन, तो ये अपने पश्चिमी मरु प्रदेश का अंग नहीं है। फिर अपन बात करते हैं कि घग्गर का मैदान कहाँ पर स्थित है। ये अपने अभी पढ़ा था अपन ने, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में घग्गर का मैदान स्थित है। ये अपने हो गए थे ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन। अब अपन बात करेंगे कि हिंदी के जो 15 क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आ गया कि किस क्रमांक में अधिष्ठाता का सही संधि विच्छेद है। अधिष्ठाता का, अधि प्लस ठाता, अधि प्लस स्थाता, अधि प्लस स्थाता और अधि प्लस थाता। तो इसका अपना सही आंसर हो जाएगा अधि प्लस स्थाता। ये अपनी आती है अधिष्ठाता संधि, ठीक है, क्योंकि ये ई और स मिलकर बनाते हैं स, तो ये अपनी हो गई अधिष्ठाता, ठीक है। फिर अपन अगले की बात करते हैं कि उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद है। उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद यानी जहाँ पर च और छ मिल जाए तो इसका रूल होता है कि पहले वाला तय में टूटेगा और दूसरे वाला स में टूटेगा, तो ये बनते हैं च और छ। तो अपने यहाँ पे कौन सा है, तो ये हो जाएगा अपना उत्प्लशिष्ट, तो यानी सी आंसर इसका सही हो जाएगा एकदम। फिर अपन बात करते हैं कि किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद है। सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस कृषि, ये गलत हो गया, ऋषि आएगा यहाँ पे। वरुधूमि, वरधूमि यानी ये आ जाएगा वधु प्लस उर्मी। फिर अपन आता है निरीक्षण, निह प्लस इक्षण और महोदधि यानी महा प्लस उदधि, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना महोदधि, क्योंकि यहाँ पे निह प्लस इक्षण नहीं आता, यहाँ पे निर प्लस इक्षण आएगा। और ये वरधूमि, वरधूमि है लेकिन यहाँ पे वधु प्लस उर्मी है, तो यानी ये हो जाएगा वधुर्मी, ये होना था इसका आंसर, लेकिन ये नहीं है, तो ये महा प्लस उदधि यानी आ प्लस उ, आ उ, तो ये बनते हैं ओ, तो इस वजह से ये अपना हो जाएगा महा प्लस उदधि, तो ये अपनी हो जाएगी महोदधि, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंसर नंबर डी। फिर अपन बात करते हैं कि किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद है। सखेश्वरीय, सखी प्लस ऐश्वर्य, तद्धित, तद प्लस हित और निराशा, निरह प्लस आशा और प्र प्लस उड़। इसमें बताना है आपको कौन सा सही संधि विच्छेद है। तो इसका हो जाएगा प्र प्लस उड़, ये हो जाएगा प्रोड। निहेदन आशा होता है निराशा, तत् प्लस हित होता है तद्धित और सखी प्लस ऐश्वर्य होता है सखी, ऐसे लिखा जाता है, ये अशुद्ध लिखा हुआ है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं अगले की। अगला हो जाएगा किस शब्द में संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें भी संधि का प्रयोग हुआ है, उत प्लस लेख, उल्लेख, और इसमें भी मात्र, इसमें हुआ है मात्र प्लस आज्ञा, और इसमें हुआ है दुह प्लस कर्म, ठीक है, लेकिन इसमें प्रतिज्ञा में नहीं हुआ है, तो प्रतिज्ञा में कोई संधि विच्छेद नहीं हुआ है, तो इसका आंसर अपना हो जाएगा प्रतिज्ञा। फिर अपन बात करें कि सच्चिदानंद का सही संधि विच्छेद बताना है, तो सच्चिदानंद यानी इसमें सत प्लस चित प्लस आनंद, तो ये हो जाएगा अपना सच्चिदानंद, यही पहला आंसर ही अपना यहाँ पर सही है। फिर अपन बात करते हैं कि किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद है। कपीस, कपी प्लस ईश, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। फिर अपन बात करें कि ठीक है, ईश किस प्रकार से गलत है, क्योंकि ईश ऐसे लिखा जाता है, बड़ा ईश आता है। फिर आकृष्ट, आकृष्ट प्लस तय, ये एकदम सही है अपना, ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर अपन बात करते हैं पवन का,
कि पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका हो जाएगा अपना पो प्लस अन, पवन, क्योंकि यहाँ पर अयादी संधि है। ठीक है, तो इसका अपना हो जाएगा पो प्लस अन। फिर अपन बात करें कि किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद, यानी ये संधि विच्छेद दिया हुआ है, अपने को बताना है कि कौन सा सही संधि विच्छेद है। ये है स्वच्छ, स्वच्छ का लिखा है स्व प्लस अच, ये गलत है, यहाँ पर हो जाएगा सु प्लस अच, स्वच्छ। मत एक के, यानी ये मत प्लस एक के, स्वाधीन स्व प्लस आधीन, और निरोग निहे धन रोग। तो इसमें अपने को बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना मत प्लस एक के, ये है मत प्लस एक के। तो ये अपना हो जाएगा, स्वाधीन का भी सु प्लस आधीन हो जाएगा, और निरोग का नि है धन रोग, ऐसे लिखा जाएगा, और इसका हो जाएगा सु प्लस आधीन, स्वाधीन। फिर अपन बात करते हैं कि दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। दिगंबर शब्द का सही दी प्लस अंबर नहीं, ये अपना होता है दिक प्लस अंबर, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो ये अपना हो जाएगा दिक प्लस अंबर। फिर अपन बात करते हैं कि नमस्ते, नमस्ते शब्द का सही संधि विच्छेद, तो ये हो जाएगा नमः प्लस ते, विसर्ग संधि का उदाहरण है ये। कौन सी संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का उदाहरण है, और इसका हो जाएगा नमः प्लस ते। फिर अपन बात करें किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद है। उज्ज्वल, उत प्लस ज्वल, यही सही है अपना। अधिक्षण, अधि प्लस इक्षण, ई बड़ा आएगा, यहाँ पे निसंदेह निहे, निस प्लस संदेह ये यहाँ पे नहीं आएगा। और सन्यासी, सन्यासी में सम नहीं सम आता है, यानी सम प्लस सन्यासी, तो ये गलत, ये गलत, ये भी गलत, और खाली ये सही। फिर अपन बात करें कि किस क्रमांक में सही संधि विच्छेद है। उद्योग, उद प्लस योग, ये भी गलत हो गया। जनार्दन, जन प्लस आर्दन, गलत हो गया, ये अर्दन आता है। जल प्लस ओघ, ये भी गलत है। और फिर यहाँ पे आएगा सु प्लस अल्प स्वल्प, ये एकदम सही है। फिर अपन बात करें कि अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। अभि प्लस सेक गलत, अभि प्लस सेक ये सही है। अभि प्लस सेक ये वाला सेक नहीं आएगा, और ना ही अभी ये प्लस सेक आएगा, तो अपना आंसर हो जाएगा ये वाला। फिर अपन बात करें कि इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। इत प्लस आदि गलत, इति प्लस आदि ये एकदम सही है, और ये वाला भी गलत है। तो ये थे अपने हिंदी के 15 क्वेश्चन। अब अपन बात करते हैं कंप्यूटर के 15 क्वेश्चनों की। फिर ये क्या है कि वे सभी प्रोग्राम जो किसी कार्य विशेष के लिए तैयार किए जाते हैं कहलाते हैं। इसका मतलब कहने का ये है कि वे प्रोग्राम जो किसी एक कार्य विशेष के लिए ही तैयार किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे अपना व्हाट्सएप पे अपन चैटिंग करते हैं, तो वो एक कार्य विशेष के लिए ही बनाया गया प्रोग्राम है, कि वो सिर्फ चैटिंग करने के लिए ही बनाया गया है, इसलिए वो अपने आते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर श्रेणी के अंदर। फिर अपन बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, अपन इसमें डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं। आपने भी देखा होगा फॉर्म जब अपलोड करते हैं अपन, तो डॉक्यूमेंट स्कैन करके वहाँ पर भेजने होते हैं, तो अपन स्कैनर की मदद से ही डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं। कैमरा भी इनपुट डिवाइस है, अपन फोटो खींचते हैं, जैसे कैमरे से अपन ने फोटो खींची, अपन कंप्यूटर में डालेंगे तो कंप्यूटर में अपने को आ जाएगा। फिर आ गया प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं। प्लॉटर एक प्रकार का प्रिंटर ही है जो बड़े बड़े पोस्टर छापने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे बड़े बड़े पोस्टर छपवाते हैं ना अपन, तो उनको छापने के लिए प्लॉटर यूज में लिया जाता है। डिजिटाइजर ये भी एक इनपुट डिवाइस है, यानी ये इसका अपना सही आंसर हो जाएगा। स्कैनर इनपुट है, कैमरा इनपुट है, डिजिटाइजर भी इनपुट डिवाइस है। कैसे? जैसे ये अपन ने हिंदी में लिखा हुआ है प्रिंटर, किसी कागज़ पे लिखा हुआ है, अपन इसके ऊपर से इस डिजिटाइजर को ऊपर से ऐसे घुमाएंगे तो ये इसको इनपुट करके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ऐसे प्रिंटर हुआ लिखा दिखा देगा। ठीक है। फिर आ गया कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग में सर्वाधिक प्रचलित प्रिंटर है, कि सबसे ज़्यादा जो प्रचलित प्रिंटर है वो कौन सा है। तो अपन ने देखा होगा दुकानों पे लेजर प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर कैसा होता है, इतना बड़ा सारा होता है। यहाँ पे अपन प्रिंट आउट के लिए जो अपना फ़ोन जिसकी भी अपन ने फ़ोटो कॉपी करानी है, प्रिंट आउट निकलवाना है, वो यहाँ पे रखते हैं, और यहाँ से प्रिंट आउट से ये या फिर यहाँ से प्रिंट आउट देता रहता है। इंकजेट छोटा सा प्रिंटर होता है जिसमें अपने इंक लगती है, लेकिन लेज़र प्रिंटर वो सर्वाधिक यूज में लिया जाता है प्रिंटिंग के लिए। फिर अपना है
कि किसी भी दस्तावेज के पेपर प्रिंट आउट को क्या कहा जाता है। पेपर प्रिंट आउट को हमेशा हम हार्ड कॉपी बोलेंगे। जैसे ये अपन मैं आपको जो PDF पे पढ़ा रहा हूँ ये सॉफ्ट कॉपी है, यानी सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर के अंदर ही है, लेकिन जब हम इसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे तो ये अपनी हो जाएगी हार्ड कॉपी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हार्ड कॉपी। फिर अपना है कि कंप्यूटर का कौन सा भाग गणनाएं तथा तुलनाएं करने में उपयोग में आता है। ये बोल रहा है कि कंप्यूटर में बहुत सारे भाग होते हैं, इनपुट, आउटपुट, कंट्रोल यूनिट, रैम, रोम, CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ALU, हार्ड डिस्क, कंट्रोल यूनिट। तो इनमें से जो कौन सा भाग है कंप्यूटर का वो गणनाएं और तुलनाएं करने में काम आता है। कंट्रोल यूनिट ऐसा कोई काम नहीं करता। हार्ड डिस्क में अपन चीज़ें स्टोर करते हैं, रोम में भी चीज़ें स्टोर करते हैं, तो ये भी नहीं हो जाएगा। ALU बनेगा। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। फिर अपना है कि डबल EPROM का पूर्ण रूप है, इसका हो जाएगा अपना इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी ये अपनी रोम है, यहाँ पे इसको अपन ने एक बार किसी चीज़ से फिल कर दिया, यानी इसमें अपन ने कोई डेटा डाल दिया यहाँ पर। ठीक है, अब इस डेटा को मिटाना है, अपने को नए डेटा डालना है, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, यानी हम इसको इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इरेज कर सकते हैं और वापस से नया डेटा डाल सकते हैं, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर अपना है कि असेंबली भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी जैसे शब्द ये गलत हो जाएगा, गणितीय चिन्ह ये भी गलत हो जाएगा। ये बोलते हैं स्मरण सहायक शब्द, यानी इसको बोलते हैं न्यूमोनिक्स बोला जाता है। इनको बोला जाता है न्यूमोनिक्स, यानी ये कंप्यूटर की अपनी खुद की लैंग्वेज होती है। फिर अपन बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रीड ओनली स्टोरेज संसाधन, यानी जहाँ पर अपन खाली रीड कर सकते हैं वहाँ पर राइट नहीं कर सकते, वो कौन सा ऐसा संसाधन है, तो वो हो जाएगा अपना CD-ROM। CD-ROM में अपन खाली रीड कर सकते हैं, यानी रीड ओनली मेमोरी है ये। एक बार अपन ने इसमें डेटा डाल दिया, उसके बाद हम इसको इरेज नहीं कर सकते। फिर आता है कि कंप्यूटर को प्रारंभ करने वाले निर्देश रखे जाते हैं। कंप्यूटर को प्रारंभ करने वाले निर्देश कहाँ पर रखे जाएंगे, तो वो रखे जाते हैं अपने हार्ड डिस्क के अंदर। कंप्यूटर को प्रारंभ करने वाले निर्देश रखे जाते हैं हार्ड डिस्क पर। फिर अपन बात करते हैं कि चुंबकीय डिस्क के प्रबंध में से निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। चुंबकीय टेप से महंगी होती है, यह सुरक्षित डेटा को क्रमिक रूप से एक्सेस करने की इजाज़त देती है, इसमें डेटा का अपडेशन आसान होता है। तो ये उपरोक्त सभी यानी सारे के सारे कथन ही असत्य हैं। फिर अपना आता है कि लेजर प्रिंटर की हानि है। लेजर प्रिंटिंग या डॉट मैट्रिक्स अधिक शांत होता है, बिल्कुल शांत होता है। यह धीमा होता है, नहीं यह धीमा नहीं होता, यह तेज होता है। इसकी गुणवत्ता कम होती है, गुणवत्ता भी अच्छी होती है, यानी कोई नहीं, इसकी हानि कोई भी नहीं है। ये सारे गलत हैं और लेजर प्रिंटर की हानि कोई नहीं। फिर अपन आता है कि चुंबकीय डिस्क में डेटा की रीडिंग और राइटिंग किसके द्वारा की जाती है। तो इसकी जो चुंबकीय डिस्क है उसमें डेटा की राइटिंग और रीडिंग किसके कार्य किया जाता है, रीड और राइट हेड होते हैं। जो चुंबकीय डिस्क होती है यहाँ पर रीड एक हेड लगा होता है, एक राइट हेड लगा होता है, इन दोनों से की जाती है। फिर अपन बात करते हैं कि चुंबकीय टेप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। चुंबकीय टेप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यह प्लास्टिक रिबन होता है, गलत। दोनों ओर से आयरन ऑक्साइड से कोटेड होता है, ये भी गलत। लेकिन इसके डेटा को हटाकर पुनः स्टोर किया जा सकता है, ये एकदम सही है। चुंबकीय टेप के डेटा को हटाकर पुनः स्टोर किया जा सकता है, यानी वापस से स्टोर कर सकते हैं अपन। ठीक है, फिर अगले की अपन बात करें कि निम्नलिखित में से किस प्रिंटर के द्वारा हार्ड कॉपी बनाई जा सकती है। लाइन प्रिंटर, ये भी बना सकता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इससे भी अपन हार्ड कॉपी बना सकते हैं। लेजर प्रिंटर से भी हार्ड कॉपी बना सकते हैं। तो अपना हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला आता है अपने कि कौन सी मेमोरी को प्रति सेकंड अनेक बार रिफ्रेश किया जा सकता है। तो ये अपनी हो जाएगी डायनामिक रैम। डायनामिक रैम को अपन प्रति सेकंड ये बार बार रिफ्रेश ही होती रहती है, तो इसको बोलते हैं डायनामिक रैम। तो ये थी अपनी आज की वीडियो क्वेश्चन सीरीज। अगर आपको अच्छी लग रही है तो 15 क्वेश्चन अपन ने ज्योग्राफी के किए, 15 क्वेश्चन अपन ने हिंदी के किए हैं और 15 ही क्वेश्चन अपन ने कंप्यूटर के किए हैं।
PDF चाहिए तो यहाँ अपने टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आपको PDF मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी साझा कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।